हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल और अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट लेसन पादपों में पोषण, जो कि साइंस का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, जिस भी किसी बच्चे ने इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली आपके लिए एक एक लेसन लेकर आएंगे और बहुत अच्छी तरह आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और लेकिन आपका लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर होना चाहिए, तभी हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा और हम भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, और आपस में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था क्लास 6 में कि हर प्राणी को, सभी जीवों को आवश्यक है भोजन। भोजन के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जो हैं भोजन के घटक हैं। सबसे पहला लेसन हमने क्लास 6 का पढ़ा था। अगर आप लोगों को डियर स्टूडेंट नहीं समझ में आया है तो अभी भी आप क्लास 6 का हमारी प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट लेसन पढ़ सकते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सबके बारे में भोजन के घटक वाला लेसन पढ़ाया गया है। ठीक है, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं, जिन्हें कि पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे। सभी जीवों में भोजन की आवश्यकता होती है। हर किसी जीव को भोजन चाहिए। इसी प्रकार पौधों के लिए भी भोजन किया। पौधे अपने लिए स्वयं भोजन बना सकते हैं। पौधे भी अपने लिए जो है स्वयं भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मानव सहित अपना कोई भी प्राणी भोजन नहीं बना सकता। ये पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो हम मनुष्य हैं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हम किससे अपना भोजन लेते हैं? जो पौधे होते हैं, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जो कि आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बूझो यह जानना चाहता है कि अपना भोजन पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। अब बूझो जो है ये जानना चाह रहा है कि पौधे कैसे अपना भोजन बना लेते हैं, हम तो अपना भोजन नहीं बना पाते। ठीक है, अब इसके लिए देखो आगे पढ़ते हैं। पादपों में पोषण की विधि। अब देखो पादपों में पोषण कैसे होता है। केवल पादप ही है, पादप मतलब पौधे जो हैं, जीव ऐसे हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जो भी पोषक तत्व ये पौधे प्राप्त करते हैं, इससे ये अपने जो भी इनको क्षति होती है, कहीं पे कोई टहनी टूटी, कहीं दूसरे रख रखाव के लिए इनका भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, और यही पौधों को जो है आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है पोषण प्रक्रिया कहा जाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं, पौधों की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, उसको क्या कहा जाता है? स्वपोषण। ठीक है, अतः उस क्रिया को हम कहते हैं स्वपोषण। अतः ऐसे सभी पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। और इसके अलावा जो भी जानवर हैं, जंतु हैं, हम लोग पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी। और जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पहेली क्या जानना चाह रही है। अब पहेली के मन में भी एक सवाल आ रहा है, और पहेली यह जानना चाह रही है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना लेता। अब देखो छोटी बच्ची है, उसके दिमाग में विचार आ रहा है कि जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वैसे हम अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम यह पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में उन्मित, क्या भोजन पौधों के हर भाग में होता है, ये भी जानना चाह रहे हैं। या केवल कुछ भागों में पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको जाननी है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम।
अब पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और पौधों में खाद्य संश्लेषण जो होता है वो किस प्रकार होता है। जो पौधों में खाद्य संश्लेषण होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ, पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहा जा रहा है, देखिए पत्तियों को कहा जा रहा है। अर्थात सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा जो है जल और खनिज मिलता है, द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, और जो तना नीचे से होता है उनके माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। बूझो यह जानना चाह रहा है कि इसके द्वारा पौधों द्वारा जल और खनिज किस प्रकार जड़ द्वारा पौधों तक पहुँचते हैं, पत्ती तक पहुँचते हैं। जैसे ये आप एक पौधा ले लीजिए, ये पौधा है, ये पत्तियाँ हैं इसकी, ये पौधा दिखाया गया आपको, ये इसकी यहाँ नीचे जड़ होगी और ये इसका तना है। तो यहाँ जड़ से ये पानी को अवशोषित करेगा, यहाँ से अवशोषित करेगा, ये तने के माध्यम से फिर यहाँ पत्तियों में जाएगा, यहाँ इस प्रकार और शाखाओं में सब भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। आपने देखा है कि सभी इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। किसी भी सजीव का शरीर जो है सूक्ष्म छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उससे बनता है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा, इसको हम ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इसे हम जो है सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जीव मात्र कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। ये एक बहुत पतली बाह्य संरचना द्वारा झिली हो सकती है। इसमें केंद्र में एक सुस्पष्ट रचना भी होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्र में एक स्पष्ट रचना होती है जिसे कि केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। जो केंद्रक है ये चारों ओर से जो है ये जेली नामक पदार्थ से घिरा रहता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इस द्रव्य को क्या कहा जाता है, ये जो कोई केंद्रक है बीच में, इसके चारों ओर जो ये द्रव्य है इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसके बाहर की जो ये परत होती है पतली सी, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका का आपको ये समझ में आ गया होगा। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे का पार्ट नीचे पढ़ेंगे। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाएं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज जो हैं छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं इस तरह की, उनके द्वारा वाहिकाएं नली के समान होती हैं, जो ऐसी नली पतली पतली नलियां पेड़ों में आपने देखी होंगी, उनके द्वारा पहुंचती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब पहली क्या जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं। अब देखो ये कह रही है, पहली ये सोच रही है कि आखिर पत्तियां ही कैसे खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर लेती हैं, और चीज़ तो नहीं कर पाते हैं पेड़ के, ठीक है, पौधे के। अब देखो पत्तियां कैसे करती हैं। पत्तियों में जो है एक हरा वर्णक होता है जिसे कि क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्तियों में एक हरे रंग जो होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश से ऊर्जा लेता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण करने में पत्ती की सहायता करता है। ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का संरक्षण करता है और उस ऊर्जा का उपयोग किसमें करते हैं, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। खाद्य संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अतः इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल
किसके लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी तरह के जीवों को जो है सूर्य से एक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अब आप ये कल्पना कीजिए कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो हमें खाद्य भी नहीं मिल पाएगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, क्योंकि अधिकतर जीव जंतु मनुष्य जो भी हैं सब पौधों पर निर्भर करते हैं। अतः इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम ऑक्सीजन तथा प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निमित्त होता है। और सभी जीवों को जो है ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, मनुष्यों को भी होती है, जानवरों को भी होती है, तो वो सब प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में नहीं होगी तो पृथ्वी में जो है जीवन भी असंभव हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा इस प्रकार दर्शा सकते हैं। देखिए कैसे इसको दर्शाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यहाँ से जा रहा है और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन तो निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, निर्मुक्त हो जाती है और पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है। रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च को भी क्या कहते हैं? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाता है। अब ये देखिए चित्र दिखाया गया है, यहाँ से सौर ऊर्जा इसको मिल रही है। ठीक है। क्या मिल रहा है यहाँ से? ये देखिए यहाँ से सौर ऊर्जा मिल रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है और ये पत्तियों में क्लोरोफिल है हरा और यहाँ से जल और खनिज ले रहे हैं। इस सब से ये क्रिया जो बन रही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और इससे पौधों को जो है भोजन मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए बूझों ने क्या देखा। अब देखिए बूझों ने देखा कि कुछ पादपों में पत्तियां गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण। अब उसने बूझो कह रहा है कि मैंने देखा कि कोई पौधे लाल होते हैं, किसी की पत्तियां किसी की हरी होती है, किसी की बैगनी, तो उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन तथा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखिए 1.1 क्रियाकलाप क्या है, ये प्रैक्टिकल आपको जो कराया जाएगा। सबसे पहले आपको एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेने हैं। एक ही टाइप के पौधे लेने हैं, उसके 2 गमले, एक को अंधेरे में रखना है और एक को 72 घंटों के लिए अंधेरे में रखना है और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे अंधकार में रखा था 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णों की पत्तियां में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा वर्णक क्लोरोफिल
के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अतः ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं जिन्हें कि शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन करते हैं। जैसे आपने कहीं पे दीवार में देखा होगा हरा हरा दिखाई देता है, पौधे दिखाई देते हैं, तो वो भी अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आज आप इतना ही समझने की कोशिश करना और इसे बार बार रिपीट करके पढ़ना, तो आपको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।